Good morning, students. Today, I have come to discuss the topic about platelets. Let us start today's lecture with a quote. The beautiful thing about learning is that no one can take it from you. यानी कि लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है. तो knowledge is the most powerful weapon. With this quote, let us start the topic that we are covering. The chapter is body fluids and circulation. It is the third chapter of human physiology of NCERT. So in this we are dealing human circulatory system. We have studied about heart, the structure of the heart, blood vessels, and now we are dealing about the topic blood. As you all know, blood consists of two parts, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अभी तक आप लोग सभी लोग जान गए होंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तीन कंपोनेंट के बनते हैं. क्या क्या? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है? देखिए ये एनिमेशन में भी आप लोग देख सकते हैं. इसमें प्लेटलेट्स कैसे इकट्ठे हो रहे हैं. मैं प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल्स कोई भी कट हो गया तो वहां पे जाके उसको पट्टी का काम करेगा और वो ब्लड को रोक देगा, क्लॉट फॉर्म करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड को रोकना, ना थक्का जमा देना, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन. तो प्लेटलेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्लेटलेट्स, ठीक है. प्लेटलेट्स क्या है? एक्चुअल में दे आर नॉट सेल्स. सेल्स नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा सेल होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, उस सेल का वो टुकड़ा होता है. तो सेल का एक्चुअली दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट, सो दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्स. ठीक है. इसीलिए मैंने क्लास में भी बताया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स के जनरली इस सबको कॉर्पसेल्स बोला जाता है. आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स जनरली सब कॉर्पसेल्स टर्म के अंडर आते हैं, क्योंकि टिपिकल फीचर्स सभी में कुछ ना कुछ लैकिंग है ना. हम लोगों ने देखा था आरबीसीज है ना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन फिल हो गया था, बहुत सारे ऑर्गन नहीं है. हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या था? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके बाहर ले जाता है. उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था. डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स के सैनिक है ना. दे आर द सोल्जर्स, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम करते हैं, इम्यून सिस्टम है ना. हमारा जो भी बॉडी से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी के कारण आती है. ठीक है. फिर आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स मेनली हमारे ब्लड क्लॉटिंग है ना. हाथ कट जाए, कुछ भी कट जाता है तो खून बहते नहीं रह जाता है ना, रुक जाता है. तो मेन फंक्शन इसमें प्लेटलेट्स का होता है. ठीक है. एक और चीज प्लेटलेट्स टर्म के बारे में कि प्लेटलेट्स जनरली मैमल्स में यूज होता है, नॉन मैमल्स में थ्रोम्बोसाइट वर्ड यूज करते हैं. बट देखा जाता है कि दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली यूज होते आ रहा है. बट करेक्ट क्या है? प्लेटलेट टर्म्स इट इज यूज्ड फॉर ओनली मैमल्स. ठीक है. तो मैमेलिया क्लास जो होता है कॉर्डेटा, उसके अंदर मैमेलिया जो है, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो हम लोग में प्लेटलेट्स वर्ड यूज होता है. ठीक है. प्लेटलेट्स क्या है? इट इज डिस्क है ना. डिस्क है, डिस्क शेप का, मतलब जैसे कि आरबीसी होता है उसी टाइप का, लेकिन उसका साइज आरबीसी से भी छोटा है, 2 से 4 माइक्रोमीटर. और आरबीसी क्या था? बाई कॉन्केव था, बाई कॉन्केव. ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से फुला हुआ है. फुली हुई रोटी कैसे होती है, उस तरह का इसका शेप है. और इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे भी सेल नहीं माना जाता है इसको, है ना. और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें भी पिगमेंट नहीं है. सिर्फ आरबीसी के पास पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं उसको, तो वो रेड होता है. डब्ल्यूबीसी भी व्हाइट होता है, कलरलेस. प्लेटलेट भी कलरलेस. काउंट की बात करें, ब्लड में हमारे कितना पाया जाता है, तो पर मिलीमीटर क्यूब में काउंट किया जाता है उसको. कितना है? 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख. ठीक है. लाइफ स्पैन क्या है? हमारे ब्लड में कितने दिन तक वो जिंदा रहता है? 5 to 9 days. ठीक है. देन कम्स द टॉपिक अबाउट थ्रोम्बोपोएसिस. थ्रोम्बोपोएसिस क्या है? देखिए वर्ड को ब्रेक करिए. थ्रोम्बो है ना, थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड है, मतलब प्लेटलेट से रिलेटेड है. पोएसिस मतलब क्या? किसी का प्रोडक्शन, किसी का फॉर्मेशन. तो
किस तरह प्लेटलेट बनता है, इट इज थ्रोम्बोपोइसिस। सिमिलरली जैसे इरिथ्रोपोइसिस था WBC का, ल्यूकोपोइसिस था, सॉरी इरिथ्रोपोइसिस RBCs का, ल्यूकोपोइसिस WBCs का, और इसी तरह प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो ये कहाँ बनते हैं, जैसे कि सभी सेल्स ऑलमोस्ट बनते हैं किसमें, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में किससे स्टार्ट होता है, एक मिनट, बोन मैरो में देखिए ये क्या है, दिस इज हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमाटोफादर है मतलब, है ना, वहीं से स्टार्ट होता है सब चीज, सारे सेल्स का, है ना। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल कोई भी चीज होता है जो कैसा भी किसी भी तरह का सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये प्लेटलेट में। ठीक है, कैसे बनेगा, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर, फिर क्या बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर प्रोमेगा कैरियोसाइट, फिर उसके बाद मेगा कैरियोसाइट। ये याद रखिएगा, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, इसके अंदर बहुत लार्ज साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और फिर क्या है, ये प्रॉपर सेल है, दिस इज अ प्रॉपर सेल। इसी में से देखिए आउटग्रोथ हो जाता है, बर्ड लाइक ग्रोथ, ऐसे छोटे छोटे दिख रहे होंगे जो मैंने रेड एरो से मार्क किया, देखिए बर्ड लाइक आउटग्रोथ्स। तो यही टूट टूट कर ब्लड में चले जाते हैं, है ना। बट मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में रहेगा, है ना, हड्डी ऐसे होता है ना, इसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो बोन मैरो है ना, इस तरह मान लो सेल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर से टुकड़ा टूट टूट कर ये फिर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं प्लेटलेट्स। तो ये टुकड़े जो छूट छूट कर जा रहे हैं, बर्ड लाइक आउटग्रोथ, जो इसीलिए इसको प्लेटलेट कहा जाता है। लेट मतलब क्या, प्लेट, कोई भी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, प्लेट है ना, तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा हो गया, है ना। तो उसका बर्ड लाइक आउट, तो उसके प्लेट का छोटा, जैसे लीफ हो गया, लीफ को छोटा, टुकड़े टुकड़े को क्या बोलेंगे, लीफलेट। उसी तरह प्लेट है ना, प्लेट मेगा कैरियोसाइट को एक प्लेट माना गया, उसका छोटे छोटे टुकड़े हैं तो क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, थ्रोम्बोपोएटिक हार्मोन, है ना, थ्रोम्बोपोएटिक हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ग्रोथ में, है ना। थ्रोम्बोपोइसिस जो प्रोसेस है, इसमें थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किससे प्रोड्यूस होता है, लिवर और किडनी, मतलब कि लिवर और किडनी अच्छा रहेगा तो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, है ना, हार्मोन आएगा और बोन मैरो के पास आएगा, और ये इसका जो प्रोसेस है थ्रोम्बोपोइसिस का, उसमें ये काम करेगा अच्छे से। ठीक है, इसका डिफिशियंसी हो जाएगा तो प्लेटलेट्स बनना कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और फैक्टर होता है, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्या है, मेगा कैरियोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्रोम्बोपोइसिस। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है भाई प्लेटलेट का, है ना। प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, बट इसके अंदर कुछ कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट है इसमें ना, ग्रैन्यूल्स जो कि देयर एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारा चीज स्टोर करके रखता है ना, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, कैल्शियम आयंस एंड ऑल, सेरोटोनिन, ये सब चीज इसमें स्टोर करके रखता है। एक वर्ड याद रखिएगा, क्या है, थ्रोम्बोस्टेनिन। थ्रोम्बोस्टेनिन, थ्रोम्बोस्टेनिन क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स व्हिच हेल्प्स इन क्लॉट रिट्रैक्शन, है ना। क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, उसमें देखेंगे कि जैसे कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि ब्लड वेसल कट गया, हाँ, है ना, कट गया, तो जो भी ब्लड वेसल्स कट जाता है तो उसका गैप को फिलअप करने के लिए, है ना, वो एंडोथेलियल सेल्स को आपस में अंदर की तरफ खींचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स के अंदर कौन लाता है, थ्रोम्बोस्टेनिन। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं which maintains their discoid shape। पढ़े ना हम लोग शुरू में कि डिश शेप का होता है, तो ये देखिए बाहर की तरफ यहाँ माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, जो कि इसका बाहरी स्ट्रक्चर को बनाकर रखता है। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसीलिए एटलीस्ट याद रखिएगा, थ्रोम्बोस्टेनिन हो गया और माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब भी प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट कम्स अबाउट एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या है,
मतलब कि प्लेटलेट एक्टिव हो गए, कोई भी चीज प्लेटलेट अपना फंक्शन कर रहा है, कोई भी चीज अपना फंक्शन कर रहा है, एक्टिव स्टेज में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड हो गया। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसका काम क्या है, उसका काम है कि ब्लड वेसल्स में कहीं भी कट लग गया, छेद हो गया, गैप हो गया, तो उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा है ना ट्यूनिका एडवेंसिया बार में। तो कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके कांटेक्ट में आ जाता है और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं है ना, फूलना, स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है और फिर अपने अंदर से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकाल देता है जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो जैसे जैसे लंबा लंबा दिख रहा है तो डेंड्राइट्स निकालने लगेंगे, फिर एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, सारे प्लेटलेट्स को बुला लेगा अपने तरफ और इस तरह एक मलहम पट्टी का काम करेगा और गैप को ट्राई करेगा सील करने का। ठीक है, तो ये इसको एक तरह से जो ग्रुप बना लिया तो उसको प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए डॉट 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 स्ट्रक्चर्स दो ऐसे से निकाल रहा है, वो क्या है, सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स सेंड करता है ताकि और भी प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो जाए और सबको बुलाता है ना, आओ आओ आओ, कट लग गया है, हमें काम करना है ना, ब्लड को रोकना है। ठीक है, तो अपना इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करता है। ठीक है, हीमोस्टैसिस हम लोग पढ़ेंगे है ना, हीमोस्टैसिस हम लोग पढ़ेंगे है ना, हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या है, इट इज स्टॉपेज ऑफ ब्लड, इसका प्रोसेस है ना जिसके अंदर 3 स्टेप होता है, वो हम लोग इसके अंदर प्लेटलेट्स मदद करता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या है, नॉर्मल प्लेटलेट देखिए यहाँ पे ये डिस्कॉइड शेप का है, सिंपल, और एक्टिवेटेड हो गया तो इसके अंदर डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गया। ये देखिए ऐसे 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 है ना, ऐसे प्लेटलेट के अंदर ऐसे 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 स्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। जिस तरह की न्यूरॉन में पढ़े होंगे आप लोगों ने, डेंड्राइट्स होते हैं ना न्यूरॉन के, तो उसी तरह इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अबाउट फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शन क्या है इसका मेन, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करेगा। और क्या करता है मेन, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए भी घबराइए नहीं। ठीक है, क्या है, टू रिपेयर द डैमेज्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग है ना। तो ये जैसे कि ये ब्लड वेसल ऐसे होता है ना, ये ब्लड वेसल है ऐसे, और ये इसका अंदर क्या क्या सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। तो एंडोथेलियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये सपोज इसमें एक कट लग गया, सपोज ऐसे कट लग गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जैसे इसके अंदर प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जा जाके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे स्वेल अप हो जाएंगे, फिर डेंड्राइट्स डेवलप करेंगे है ना, एक दूसरे पार्ट प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, चलो चलो आओ आओ, जमा करो, जमा हो, गैप को बढ़ो, हम लोगों को खून रोकना है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ प्लेटलेट से बन गया, उसको क्या बोल दिया, प्लेटलेट प्लग है ना। प्लग कैसे, मतलब कि कोई भी होल को फिट कर दिया है ना, तो उसको प्लग जैसे यूज होता है ना स्कूटर वगैरह में प्लग, तो वैसा ही ये प्लेटलेट प्लग हो गया है ना, ग्रुप ऑफ प्लेटलेट। तो एक दूसरे से अधेयर करके चिपक गए, स्टिकी होते हैं, तो एक पट्टी का काम करेंगे, गैप को फिल कर देंगे। तो डैमेज जो एंडोथेलियम हो गया उसको फिर फिल कर देंगे, फिर उसके बाद और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करेंगे, और भी नेक्स्ट जो कोएगुलेशन जो क्लॉटिंग स्टेप्स होता है वो तो उसके बाद होगा ही। ठीक है, तो इसमें और एक और चीज याद रखना है, प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या स्टोर करते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर वो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को। फिर एडीपी तो फुल फॉर्म जानते होंगे आप सभी लोग है ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है जो वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, और कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस ये सब सारे क्लॉटिंग में मदद करेंगे। ठीक है, मेन जो स्टेप होता है ना उसको, जैसे कि क्लॉटिंग तो 3rd स्टेप होता है एक्चुअली में, हीमोस्टेसिस होता है। अब एक बात जान लीजिए, हीमोस्टेसिस क्या है, स्टॉपेज ऑफ ब्लड। हीमो है ना, हीमो का वर्ड, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो वर्ड, हीमो और स्टेसिस। हीमो का मतलब क्या हुआ, ब्लड से रिलेटेड, स्टेसिस मतलब रुकना, तो ब्लड को रोकने को क्या बोलेंगे, हीमोस्टेसिस है ना। हीमोस्टेसिस ब्लड के रोकने का एक मेथड होता है जिसके अंदर की 3 पार्ट होते हैं, क्या,
तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, वैस्कुलर स्पाज्म, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, वैस्कुलर स्पाज्म। फिर दूसरा क्या होता है, देखिए पहले नाम जान लीजिए क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। फिर तीसरा क्या होता है, कोएगुलेशन कैस्केड। तो ये कोएगुलेशन कैस्केड मतलब क्लॉटिंग का पर्यायवाची शब्द सिनोनिम क्या है, कोएगुलेशन, ठीक है। कैस्केड मतलब एक के बाद एक रिएक्शन लगातार होते जाता है, ठीक है, तो उसको कैस्केड बोलते हैं। तो ये आप लोग तो बहुत सुने होंगे क्लॉटिंग के बारे, क्लॉटिंग, तो ये एक्चुअल में तीसरा स्टेप होता है, लास्ट स्टेप है ना हीमोस्टेसिस का। पहला क्या होता है, वैस्कुलर स्पैज्म में क्या होता है, ब्लड ट्राई करता है अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करके, है ना, ये सिकुड़ता है ना, कंस्ट्रिक्ट होता है। स्पैज्म मतलब कंस्ट्रिक्ट होना, ब्लड का साइज कम होगा ताकि कोशिश करेगा कम ब्लड बाहर जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट सब आ जाएंगे, इकट्ठे होंगे, ग्रुप बना लेंगे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। फिर उसके बाद भी अगर छोटा मोटा ब्लड वेसल, छोटा मोटा कट है ना, तो प्लेटलेट प्लग से ही काम बन जाएगा। अगर नहीं काम बना तो फिर वो और मदद के लिए बुलाएगा किसको, क्लॉटिंग फैक्टर्स को, सबको, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करेगा, ये करेगा सब, है ना, सबको। फिर कोएगुलेशन पूरा जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्लॉट बन जाएगा, है ना, जो स्ट्रांग होता है ना, बलवान होता है। प्लेटेड प्लग उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्लॉट बहुत स्ट्रांग होता है, तो ब्लड को एकदम होल्ड करके रख देता है, ठीक है। फिर क्लॉट बन जाता है, फिर वो रिपेयर हो जाता है सारे सेल्स, फिर उसके बाद क्लॉट को डिसॉल्व भी कर देता है बॉडी अंदर से। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हीलिंग हो जाता है, फिर वहां पे सब चीज बैक टू नॉर्मल, जैसा था वैसा हो जाएगा। कट था तो कट इस तरह रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्लेटलेट कहाँ पे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन सेकंड स्टेप होता है हीमोस्टेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अबाउट डिसऑर्डर्स, है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट मतलब डिसऑर्डर मतलब डिजीज से रिलेटेड चीज है इसमें ना। तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज कितना होता है, हमने पढ़ा ना, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ना, कितना 1.5 to 3.5 लाख पर कितना क्यूब याद रखिएगा, है ना, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसका डिफिशियंसी हो गया, इससे कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। पेनिया वर्ड किसके लिए मैंने बताया था, कम हो गया कोई भी काउंट तो पेनिया हो गया। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट से रिलेटेड है। साइटोसिस मतलब कि संख्या बढ़ गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। इससे 3.5 लाख और उससे 4 लाख 4.5 लाख उतना ज्यादा हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया। 1.5 लाख से, है ना, 1,50,000 इतना कम हो गया तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डेंगू, है ना, डेंगू याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। डेंगू क्या होता है, डेंगू एक, है ना, वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है ना, जो कि मॉस्किटोस का कैरियर होता है, एडिस इजिप्टाई, है ना, एडिस वो कैरी करता है, और फिर वो जहाँ भी जिसको भी वो ब्लड में जाएगा वायरस, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डेंगू, है ना। डेंगू फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है ना, और फिर इसके अंदर बोन पेन वगैरह सब हो जाते हैं, है ना। तो प्लेटलेट काउंट इसको घट जाता है। इसके अंदर जो डेंगू वायरस होता है प्लेटलेट्स को बहुत मार देता है ना, प्लेटलेट्स, है ना। बोन मैरो पे भी इफेक्ट करता है, तो बोन मैरो प्रोडक्ट मेगा कैरियोसाइट का प्रोडक्शन घट जाता है तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी घट जाएगा। इसके अलावा बॉडीज भी बहुत ट्राई करते हैं, बहुत एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है तब मारने के लिए वायरस को, बट वो मरता नहीं है। उस क्रम, है ना, उसको मारने के चक्कर में बॉडी के प्लेटलेट्स का भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो इसलिए प्लेटलेट्स का संख्या घट जाता है, तो बहुत ज्यादा डेंजरसली कम होने लगता है। कभी कभी तो 40,000 20,000 इतना तक भी काउंट चला जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट को, है ना। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगेगा, है ना। जो भी जनरली ब्लड के अंदर ऐसे भी फ्लो हल्का फुल्का डैमेज होते रहता है तो बॉडी रिपेयर करते रहता है, बट ये प्लेटलेट ही कम हो गया है ना, वो तो सैनिक की तरह एक तरह वो मलम पट्टी का काम करता है, तो वो रहा ही नहीं प्लेटलेट, तो ऑटोमेटिकली कैसे रिपेयर होगा, तो वो बॉडी को नुकसान होने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज याद रखिएगा, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, है ना, अल्कोहल का जिसको आदत है ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें लिवर डैमेज हो जाता है, इसके कारण लिवर प्रोड्यूस करता है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल, जो
और प्लेटलेट्स है ना भी हेल्प, इसके मदद, प्लेटलेट का ही फंक्शन है ना, तो इसलिए सब रिलेटेड है, तो इसीलिए। और थ्रोम्बोपोएटिन भी याद रखिएगा ना, कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर और किडनी, है ना, तो लिवर डैमेज हो जाएगा तो हार्मोन का भी डिफिशियंसी हो जाएगा, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, ठीक। फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, है ना, जो डिजीज जिसके अंदर बॉडी हमारा खुद के सेल्स को मारने लगे, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, तो इसके अंदर भी प्लेटलेट्स का संख्या, प्लेटलेट्स को अगर मारने लग गया तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी, ठीक है। बोन मैरो सेल्स को अगर मारने लग गया तो उसको घट जाएगी, ठीक है। वो इसके अलावा बोन मैरो को कोई डिजीज हो गया, है ना, बोन मैरो ही तो जन्मदाता है ना, जनक है, तो अगर उसी में कुछ डैमेज हो गया तो मेगाकैरियोसाइट ही नहीं बनेगा, मेगाकैरियोसाइट ही नहीं बनेगा तो प्लेटलेट भी नहीं बनेगा, तो इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा प्लेटलेट्स का, तो दिस ऑल कम्स अंडर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एटलीस्ट इतना याद रखिए, ठीक है। एक्सेस हो गया, नंबर बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, है ना, उसमें इसका इंक्रीज काउंट हो जाता है, ठीक है। फिर आयरन डिफिशियंसी वगैरह, अनीमिया वगैरह में इसमें भी बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद रिपेयर होने का बॉडी कब करता है तो उसमें भी प्लेटलेट्स का संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, मतलब स्प्लीन का सर्जरी हुआ उसके बाद के स्प्लेनेक्टोमी मतलब कट, है ना, कट, टॉमी मतलब कट होता है, स्प्लीन का सर्जरी हुआ उसके बाद में भी थ्रोम्बोसाइट का संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी विल ट्राई टू हील मोर, तो प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। फिर बोन मैरो कैंसर्स वगैरह हो गया, है ना, उसमें भी प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दो टर्म याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, एटलीस्ट ये तो याद रखिएगा, है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, मतलब परप्यूरा किसको बोलते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर अगर ज्यादा रेड स्पॉट्स जो बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, परप्यूरा, है ना। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया तो ब्लीडिंग, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा, तो ब्लड नहीं क्लॉट हो रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा जम जा रहा है, तो है ना, खून वहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है, टिश्यू स्पेसेस में आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बाहर से, स्किन से बाहर से देखने में कैसा डार्क रेड स्पॉट्स दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, है ना। प्लेटलेट काउंट एकदम घट गया, जैसे कि 40,000 से भी कम हो गया, तो इसमें ज़्यादा देखने मिलता है, तो इसमें अगर कट लग गया आसानी से ब्रूजिंग हो जाएगा, है ना, छिल गया तो ज़्यादा खून निकलने लगेगा, है ना, गम्स में जिंजावा से ब्लीड करने लगेगा, है ना, बॉडी के अंदर कुछ भी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने वाला सैनिक का संख्या कम हो गया, प्लेटलेट का संख्या कम हो गया, इसलिए, ठीक है। एक और बढ़ने वाले का क्या है, थ्रोम्बोसाइथेमिया, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, है ना, बोन मैरो ज्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस करने लगता है, एक रेयर ब्लड डिजीज है, इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, ठीक है, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। प्लेटलेट्स इसमें ज्यादा बढ़ जाता, प्लेटलेट ज्यादा हो जाएगा ना, तो थ्रोम्बस जहाँ था, थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, क्लॉट, ब्लड क्लॉट के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन गया, है ना, जमा हो गया, और फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्टैटिक, है ना, रुका हुआ क्लॉट को, ब्लड फ्लो को डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट जम गया तो वो ज़्यादा प्लेटलेट के कारण होने लगता है, थ्रोम्बस बनने लगेगा, है ना, इसके कारण हार्ट अटैक्स, है ना, ब्लड फ्लो घट जाएगा हार्ट को तो हार्ट अटैक आ सकता है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना, ये लंग में, है ना, ब्लड फ्लो कम होने लगेगा तो उसके कारण ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलस इज रिलेटेड टू जो क्लॉट, अगर रुका हुआ है ब्लड के अंदर, क्लॉट जम गया तो उसको थ्रोम्बस बोलेंगे, अगर फ्लो करता रहा ब्लड के अंदर, है ना, रुका हुआ नहीं है तो उसको एम्बोलस बोलते हैं, और उसको प्रोसेस को वो एम्बोलिज्म, ठीक है। फिर प्लेटलेट टेस्ट क्या है ना, कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं लैब के अंदर, जैसे कि आप लोगों का कभी ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ होगा या किसी का सुना होगा आप लोगों ने, क्या कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, जिसके अंदर टोटल, है ना, ब्लड, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अंदर तीनों जो सेल्स हैं हमारे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, इन तीनों का काउंट किया जाता है, ठीक है, पर mm³ कितना है, आरबीसीज का कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन, है ना, एवरेज सबको याद रखना है। डब्ल्यूबीसीज का कितना होता है 6,000 से 8,000। प्लेटलेट का कितना होता है आज पढ़े हम लोग, है ना, 3.5, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये एक न्यूबर्स चेम्बर होता है, ये,
है ना, इस तरह का लैब में होता है। इसके अंदर देखिए 1 mm का होता है, तो इसीलिए 1 mm इसमें ब्लड का एरिया इसमें आता है, तो उसको काउंट किया जाता है, इसीलिए पर mm क्यूब होता है। ठीक है, पर mm क्यूब। कोई भी यूनिट होगा तो क्या होगा, पर mm क्यूब। यहाँ पे WBC भी हो सकता है, RBC भी हो सकता है, और प्लेटलेट यूनिट क्या होगा, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर क्या है, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट है ना। ये टेस्ट कुछ होते हैं जैसे कि प्लेटलेट का एबिलिटी है ना, प्लग, अब जो प्लेटलेट फॉर्म का ग्रुप बना रहा है ना, कि उसके अंदर ग्रुप बना के ब्लीडिंग को रोक रहा है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। प्लेटलेट के फंक्शन को टेस्ट करने को टेस्ट को क्या बोलेंगे, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या करते हैं, इसके अंदर 4 आर्म होता है, यहाँ पे ना 2 स्मॉल कट बना दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये है ना एक ब्लॉटिंग पेपर लिया हुआ है, जो कि उसको चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग रुक रहा है, कब रुकेगा, उसके टाइम नोट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह कब ब्लीडिंग रुका वो कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, 2 से 7 मिनट्स। ठीक है, तो एक तो प्रेशर यहाँ पे दिया जाता है 40 mm का Hg ना, फिर उसके बाद ना कफ बांध के भी कर सकते हैं। फिर वहाँ पे 2 कट कर दिया जाता है, तो 1 mm का बोर्ड। फिर उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर से उसको रोक कर है ना, थोड़ी देर पे चेक करते रहना है, हर 30 सेकंड पे ऐसे चेक कर देना है, तो पता चल जाएगा कितना उसका ब्लीडिंग टाइम है। जब ब्लीडिंग रुक गया तो वहाँ पे उसको टाइम नोट कर लेना है, तो क्या होगा, 2 to 7 मिनट्स नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसके अलावा क्लॉटिंग टाइम भी जान लीजिए, है ना। ये मेनली प्लेटलेट के फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट जनरली जो आप लोग टेस्ट भी होगा लैब में सुने होंगे, CT-BT बोलते हैं, है ना। CT क्या हो गया, क्लॉटिंग टाइम, BT क्या हो गया, ब्लीडिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम क्या है, जब बाहर क्लॉट जब तक बनेगा उसका टाइम नोट करना होता है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब में ब्लड को रख लिया, फिर क्लॉट होने दे दिए, तो जब क्लॉट बन जाएगा तो टिल्ट कर करके हर 30 सेकंड पे चेक करते रहना है क्लॉट बना कि नहीं। तो ये देखिए क्लॉट यहाँ पे बना हुआ है, तो क्लॉट ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये टाइम क्या होगा, 8 से 15 मिनट। एक ये टेस्ट ट्यूब मेथड हो गया, और एक और मेथड क्या होता है, कैपिलरी मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि कैपिलरी लिया जाता है, कैपिलरी ट्यूब है ना, उसको ब्लड प्रिक कर दिया जाता है हैंड में, और फिर इसको ऑटोमेटिकली कैपिलरी एक्शन से ये ब्लड ऊपर चलने लगता है। फिर उसको कैपिलरी को बीच से ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर ब्रेक करके यहाँ पे चेक करते रहता है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे दिखने लगा तो मतलब कि क्लॉट फॉर्म हो गया। ठीक है, फिब्रिन है ना, फिब्रिन बनने लगता है, तो वो क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, फिब्रिन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को डिटेल में देखेंगे। तो याद रखिएगा ब्लीडिंग टाइम का वैल्यू क्या होता है, 2 to 7 मिनट्स। ठीक है, 2 to 7 मिनट्स, बस इतना एटलीस्ट याद रखिए। और नॉर्मल पर्सन में फिर क्लॉटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा समय लेगा, तो 8 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारे आज का लेक्चर के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने 3 कवर कर लिया है। प्लाज्मा तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। फिर RBCs पढ़ लिया, है ना, WBCs पढ़ लिया, और आज प्लेटलेट्स देख लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज अगर वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।